नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान में सहसंबंध क्या है। सहसंबंध इस बात का सूचक होता है कि दो वस्तुएं आपस में कहाँ तक संबंधित है। जैसे कहा जा सकता है हिंदी और संस्कृत का आपस में सहसंबंध, गणित और भौतिक शास्त्र का आपस में सहसंबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यदि हमारे हिंदी या गणित में अच्छे नंबर आएंगे तो संस्कृत व भौतिक शास्त्र में भी अच्छे नंबर आएंगे, ये हम मान सकते हैं। यह है संबंध। इसको 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने विकसित किया था। दो या दो से अधिक चर राशियां, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। फॉर्म्यूल्स के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चर राशियों में पाए जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि वह गुणांक अंक ऐसी संख्या है कि जो वो बताती है कि किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित है और एक के परिवर्तन होने में दूसरे में कितना परिवर्तन हो सकता है। सहसंबंध के ज्ञान का उपयोग क्रियात्मक रूप से करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों तथा सांख्यिकवेत्ताओं ने इस सांख्या के रूप में प्रकट किया है। अर्थात सहसंबंध अंकों में व्यक्त किया जाता है और इसकी मात्रा या तो +1 में होगी या -1 के बीच रहती है। अब हम बताते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार क्या है? संबंध के मुख्य प्रकारों को इस प्रकार दर्शाया है। सहसंबंध में मात्रात्मक संबंध और गुणात्मक संबंध आते हैं। यहाँ पर सहसंबंध, फिर मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक के फिर 3 आ जाते हैं नाम, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये आते हैं। तो धनात्मक सहसंबंध क्या है? जब पहली चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि भी बढ़े या पहली चर राशि घटने से दूसरी चर राशि भी घटे, तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक दूसरे की परिवर्तन एक ही दिशा में हो, यानी अगर घट रही है तो घटे और बढ़ रही है तो बढ़े, तो वो राशि धनात्मक राशि कहलाती है। तो धनात्मक सहसंबंध जैसे बुद्धि लब्ध और परीक्षा के प्राप्त अंकों में धनात्मक सहसंबंध है क्योंकि बुद्धि बढ़ने से प्राप्तांकों की संख्या बढ़ती है और अधिक प्राप्तांकों को देखकर कह सकते हैं कि अमुक बालक बुद्धिमान है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसा कि बताया था कि जो भी या तो घट रहे हैं तो दोनों चर घटेंगे, बढ़ रहे हैं तो दोनों चर बढ़ेंगे, तो उसको हम धनात्मक कहते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि का हमने उदाहरण दिया कि अगर बुद्धि अच्छी है तो आपकी परीक्षा भी अच्छी, प्राप्तांक अच्छे आएंगे। यदि प्राप्तांक अच्छे आ रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी बुद्धि अच्छी है। दूसरा आता है इसमें ऋणात्मक सहसंबंध। जब पहली चर राशि बढ़ने से दूसरी चर राशि घटे या पहली चर राशि घटने से दूसरी चर राशि बढ़े, तो चर राशियों में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। पहले क्या था? धनात्मक में दोनों एक बढ़ते थे या घटते थे। इसमें अगर पहला घटता है तो दूसरा बढ़ता है और दूसरा बढ़ता है चर तो पहला चर बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जब दो चर राशियों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसे अधिक बहुमुखी बालक के पास होने की प्रतिशत कम होती है और बहुमुखी बालकों के पास प्रतिशत अधिक होती है। जो बालक अंतर्मुखी होते हैं उनके पास होने की संभावना प्रतिशत कम होती है और जो बाहरमुखी होते हैं बालकों के पास प्रतिशत अधिक होती है। ये इसका ऋणात्मक है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा शून्य सहसंबंध। जब पहली चर राशि वृद्धि या घटे या बढ़े तो चर राशियों में कोई अंतर उत्पन्न ना करे, तब दोनों का सहसंबंध शून्य सहसंबंध कहलाता है।
जैसे कि मनुष्य की आयु और उसकी धनराशि में शून्य सा संबंध है। अगर मनुष्य की आयु बढ़ती है तो धनराशि से कोई संबंध नहीं है, धन बढ़ती है तो उसकी आयु से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर शून्य सा संबंध है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास पैसा अधिक है तो हम बड़े ज़्यादा उम्र के हैं, या हमारी उम्र ज़्यादा है तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। इस दोनों में कोई सा संबंध नहीं है, शून्य रहेगा तो इसको शून्य सा संबंध कहते हैं। तीसरा इसमें आता है गुणात्मक में रेखात्मक संबंध, और दूसरा आता है इसमें वक्रात्मक। तो रेखात्मक संबंध जब दो चर राशियों के प्राप्तांकों ने इस प्रकार परिवर्तन हो कि उनका ग्राफ एक सरल रेखा हो, तो इस प्रकार के सहसंबंध को रेखात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे आयु और लंबाई चर राशि के सहसंबंध को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर चरों की वक्ररेखा सरल या सीधी रेखा है, तो इनके संबंध में रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इस सहसंबंध गुणांकों को y चिन्ह से द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आयु और लंबाई दिखाएंगे तो आयु दूसरी जगह रेखा से दिखाएंगे और लंबाई दूसरी से दिखाएंगे, तो ये रेखात्मक संबंध है और इसको y चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा आता है वक्रात्मक सहसंबंध। इस प्रकार के सहसंबंध में एक विशेष सीमा तक दो चरों में सहसंबंध धनात्मक होते हैं और इस सीमा के बाद सहसंबंध ऋणात्मक हो जाता है। आयु और स्मरण शक्ति में ऋणात्मक सहसंबंध है, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति एक निश्चित आयु तक को बढ़ती है और बाद में आयु तो बढ़ती है किंतु स्मरण शक्ति घटनी प्रारंभ हो जाती है। जिस स्थान से स्मरण शक्ति घटने लगती है उसके आगे से ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसे कि इसमें वक्रात्मक में क्या है कि जब हम अगर हम उदाहरण लें कि जब हमारी आयु बढ़ती है पहले शुरू में, तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और स्मरण शक्ति एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, आयु हमारी हमेशा बढ़ती रहती है, और जब आयु के बाद हमारी स्मरण शक्ति घटनी शुरू हो जाती है वहाँ से हमारा ऋणात्मक सहसंबंध शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ। सहसंबंध ज्ञात करने की महत्वपूर्ण विधि है गुणनघात विधि। गुणनघात विधि को 19वीं सदी में कार्ल पियर्स ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इस विधि को कार्ल पियर्स सहसंबंध गुणात्मक विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा अंकात्मक मापा ज्ञात किया जाता है। इस विधि को आर द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सहसंबंध की उपयोगिता। सहसंबंध की उपयोगिता क्या होती है? विज्ञान का मूल आधार कार्य कारण संबंध है। इस संबंध की जानकारी के आधार पर किसी एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से किसी दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में सहसंबंध की सबसे अधिक उपयोगिता होती है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता रहती है। सबसे अधिक इसकी उपयोगिता विज्ञान के क्षेत्र में होती है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में होती है। दो विषयों के सहसंबंध की सहायता से किसी एक विषय की योग्यता के आधार पर उसकी दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। दो विषय के सहसंबंध की सहायता से यदि उपरोक्त अनुमान सही न निकले तो ये निदान करना आवश्यक हो जाता है कि उसका कारण क्या है। निदान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे बताया कि हिंदी और संस्कृत सहसंबंध है, अगर हमारे हिंदी में सही अच्छे अंक आते हैं तो संस्कृत में भी अच्छे अंक आएंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर दो विषय के सहसंबंध की सहायता से यदि उपरोक्त अनुमान सही ना निकले तो यह निदान करना आवश्यक है। यदि हमारे हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं और संस्कृत में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो उसका हमें निदान करना होगा कि हमें कहाँ पर इसकी कमी रह गई है कि हम हिंदी में अच्छे नंबर ला रहे हैं और संस्कृत में अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में सहसंबंध का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अध्ययन विषयों के सहसंबंध की सहायता से छात्रों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश देने की सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें सहसंबंध की सीमाएं क्या हैं। किन्हीं दो विषयों के सहसंबंध छात्रों की संख्या पर निर्भर करते हैं। छोटे समूह से प्राप्त सहसंबंध की अपेक्षा बड़े समूह से प्राप्त सहसंबंध अधिक विश्वसनीय होते हैं। सहसंबंध गुणांक का अर्थापन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सहसंबंध का गुणांक अर्थापन पर
निर्भर करता है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है। 3 तरह के सहसंबंध अनुसंधान में हैं, जिनके भीतर चर को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आपके दृष्टिकोण पर और शोध के संचालन पर तरीके पर निर्भर करता है। पहला है प्राकृतिक अवलोकन। इसमें शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में चर को देखता है और रिकॉर्ड करता है, उसी के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप किया जाता है। इसका उदाहरण है कि शोधकर्ता परिणाम और छात्रों द्वारा प्राप्त अंतिम ग्रेड का विश्लेषण कर सकता है। उसकी अनुपस्थिति के स्तर के संबंध में यह अनुसंधान समय लेने वाला होता है और हमें शायद नियंत्रण की अनुमति नहीं देता है। दूसरा है सर्वेक्षण और प्रश्नावली। इस प्रकार के सहसंबंध जांच में जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें यादृच्छिक नमूना या प्रतिभागों के समूह को चुना जाता है। जैसे जब आप किसी शॉप पर नए उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण करते हैं और संतोषजनक ढंग से पूरा हो जाता है सर्वेक्षण, तो ये सहसंबंध उद्देश्य के साथ एक शोध सर्वेक्षण में भाग ले जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि वह उत्पादन सफल होगा या नहीं। इसमें सर्वेक्षण का उपयोग करना अत्यधिक सुविधाजनक है। यदि प्रतिभागी इसके बारे में ईमानदार नहीं हो तो वह कई तरीकों से शोध के अंतिम परिणामों को बदल सकता है। जबकि हम उत्पादक में कभी कभी हम झूठ बोल देंगे तो हमारे शोध परिणामों में गलती आ जाएगी। यानी कि हमें जब भी जो भी है उस पर सत्यापन करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सूचना विश्लेषण। इसमें पहले अन्य शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए डाटा को विश्लेषण करना है। उदाहरण के लिए जनसंख्या के न्यायिक रिपोर्ट से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपराधिक आंकड़े स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। हम न्यायिक रिकॉर्ड निकालेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि आपराधिक आंकड़े स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। वैसे एक महत्वपूर्ण सहसंबंध स्थापित करने के लिए आमतौर पर बड़ी मात्रा में जानकारी तक पहुँचना आवश्यक होता है। ये हमारा यहाँ सहसंबंध में अनुसंधान में सहसंबंध का क्या उपयोगिता है, क्या सीमाएं हैं और उसकी क्या प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल आपसे बात करेंगे। नमस्कार।